नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। दक्षिण भारत के राजवंश जैसे कि पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की, जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक में भारत में जिन्होंने राज करा था। 500 से 1200 ईस्वी तक मतलब टोटल 700 साल राज करा था इन राजवंशों ने, जैसे कि पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। और इस मैप में मैंने दिखा रखा है, इधर था चालुक्य, इधर राष्ट्रकूट, इधर भी चालुक्य, इधर पल्लव, इधर चोल, इधर पंड्या। इस समय दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्र में कई प्रकार के राजवंशों का प्रभाव देखने को मिला था। 5वीं शताब्दी में पल्लवों का, 6वीं और 7वीं शताब्दी में चालुक्यों का। चालुक्य वंश की 3 शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बतापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। बतापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्यों का प्रभाव 6 से 7वीं शताब्दी को में दिखता है। फिर बतापी के चालुक्यों की शक्ति कम हो गई और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। तो फिर हम 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रकूट वंश का चालुक्य वंश की एक शाखा से उदय हुआ था, तो दूसरी शाखा के कारण पतन हुआ। राष्ट्रकूट वंश के बाद कल्याणी के चालुक्यों की शक्तियों का विकास हुआ। राष्ट्रकूट वंश का फिर पतन हो गया। फिर कल्याणी के चालुक्य के शासन स्थापित हुआ। हम कल्याणी के चालुक्य के बारे में बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे 9वीं शताब्दी में चोल वंश के उदय की। जैसे कि ये डायग्राम में दिखा रखा है, सबसे पहले पल्लव, फिर बतापी चालुक्य, फिर बेंगी चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी चालुक्य, फिर चोल आए। ये इनका क्रम है बिल्कुल। और ये चित्र में भी दे रखा है, इधर कल्याणी, ठीक है, इधर बतापी, इधर राष्ट्रकूट, इधर बेंगी चालुक्य, पल्लव, चोल। सबसे पहले बात करते हैं पल्लव राजवंश की। 1575 से 1897 ईस्वी तक पल्लव की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहन वंश का पतन हो गया था। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था और इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया था। पल्लव की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है, ये पल्लव। ये प्रॉपर नक्शा दे रखा है मैंने पल्लव का। पल्लवों का संस्थापक कौन था? बप्पा देव था, पर पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु 1575 से लेकर 600 ईस्वी तक इसने राज करा था। सिंह विष्णु विष्णु धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक लेखक रहता था, जिसे कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल, पांड्य वंशों के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद बात करते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट। 600 से लेकर 630 ईस्वी तक इसने राज किया। महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ भी था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बन गया। महेंद्र वर्मन के शासन काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। यहीं से ही पल्लवों और चालुक्य के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई थी। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की, जो पल्लव काल के प्रमुख रचना है। ठीक है, उसके बाद आया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को युद्ध में पराजित किया। इसे पराजित कर नरसिंह प्रथम ने बतापी कोड की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में चीनी यात्री
हैवेंग सॉन्ग कांची में प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम में रथ मंदिरों एकास मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही किया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। इन्हें ही सप्त पगोड़ों के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड 700 से लेकर 728 ईस्वी। इसका शासनकाल में शांति का शासनकाल माना जाता है। इसके शासनकाल में स्थापत्य कला पर भरपूर विकास देखने को मिलता है, जैसे कि मुक्तेश्वर मंदिर, उसके बाद वैंकुट पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, राजसिद्धेश्वरी स्वर मंदिर। उसके बाद इसी मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित्र की रचना की। इसके बाद नंदीवर्मन द्वितीय राजा हुए और इस वंश का अंतिम राजा अपरिजीत वर्मन रहा। बाद में पल्लव शासकों को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। हम अब बात करते हैं बतापी के चुलक्के। जिन चुलक्कों ने बतापी को अपना राजधानी बनाया था वे बतापी के चुलक्के कहलाए, जिन्होंने बतापी को राजधानी बनाया था। ये आज के कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्से में शासन करते थे। इस वंश के संस्थापक पुलकेशन प्रथम 1535 से लेकर 1567 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा था। पुलकेशन प्रथम ने ही बादामी को अपना राजधानी बनाया। इसके बाद कीर्तिवर्मन के पुत्र पुलकेशन द्वितीय अगला शासक बना। पुलकेशन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुए। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश, पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी रति कीर्ति के द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख ये चुलक्के नरेश पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। इस लेख की भाषा संस्कृत है। इस लेख की रचना रीति कीर्ति ने ही की थी। पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। इसका उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। पुलकेशन द्वितीय ने बेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ बेंगी के चुलक्के की नींव रख दी। इस पुलकेशन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण कर पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। इसके बाद इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। पल्लव वंश के महान प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित कर उसकी राजधानी बतापी पर कब्जा कर लिया। बाद और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोट की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना जो 654 ईस्वी में पल्लवों से बदला लिया है इसने। इसके बाद विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय अगले शासक हुए। इस वंश के अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं बेगी के चुलक्के, पूर्वी चुलक्के। इनका मैप यहाँ पर है। कुछ आज के विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्से में था इनका शासन। पुलकेशन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। इसने अपनी राजधानी को बेंगी को बनाया, इसलिए ये बेंगी के चुलक्के कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। पर इस वंश का सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिण पंथ का महानतम शासक घोषित किया। इसके बाद प्रमुख शासक हुए जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और
विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 1735 से लेकर 56 ईस्वी में बतापी के चुलक्कों के अंतिम शासक कीर्तिवर्धन द्वितीय को पराजित कर की थी। ये कुछ मैप में दे रखा है। राष्ट्रकूट का शासनकाल कुछ यहाँ पर था। यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पे राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासन काल में एलोरा की ठोस चट्टानों को हटवाकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये याद रखें, कृष्ण प्रथम ने ही कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद कुछ इस प्रकार से था इनके वंश में राजाओं का शासन। गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय और मेघवर्ष, कृष्ण तृतीय। ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था, जिसने पल्लव, पांड्या, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। इसके बाद इसका पुत्र मेघवर्ष इस वंश का शासक बना था। इसने कन्नड़ भाषा को कवि राजमार्ग की रचना की, कन्नड़ भाषा में ही। ध्यान दीजिए, इसी मेघवर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद इस वंश का महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ, जिसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहा करते थे। इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी। इनका कुछ चित्र दे रखा है। नोट: एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से लेकर 12 बुद्ध धर्म की गुफाएं हैं। उसके बाद 13 से लेकर 29 हिंदू की गुफाएं हैं। उसके बाद 30 से 34 जैनों की गुफाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कल्याणी के चुलक्के। जिन चुलक्कों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, वे कल्याणी के चुलक्के कहलाए। इनका शासनकाल और भी दक्षिण में था उनसे। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। इस वंश के शासनकाल में शासक थे तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, सत्यश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय हुए। ये विक्रमादित्य का चित्र है। इन सभी में सबसे महान शासक था विक्रमादित्य षष्ठ। इसने कई विद्वान कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसने इनके शासनकाल में ही शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिला था। इसके शासनकाल में ही प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हड़ रहा करते थे। विल्हड़ ने किसकी रचना करी थी? विक्रमांक चरित की। विज्ञानेश्वर ने मित्राक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है, इसकी रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक तेलप तृतीय हुआ और आगे चलकर कल्याणी पर यादवों के अधिकार के साथ चुलक्य वंश का पतन हो गया। अब सबसे महान जो वंश था साउथ का, चोल वंश, 1850 से लेकर 1269 तक। 3वीं शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ था। अब इधर देखते हैं इनका शासनकाल कहाँ था। यहाँ पर था कुछ। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इस वंश में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राजेंद्र तृतीय प्रमुख चोल राजा हुआ करते थे। ये 3 महान चोल राजा हैं। ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र तृतीय इस वंश के अंतिम शासक हुए थे। विजयालय, इसी ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। परांतक प्रथम, इसी के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण कर दिया था।
परांतक प्रथम। इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया। चोलों की बुरी तरह से हार हुई। तकोल्लम का युद्ध हुआ था राष्ट्रकूट और चोलों के बीच। इतिहास में यह लड़ाई तकोल्लम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। राज प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह शिव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युद्ध चालू हुआ। राज प्रथम इसी ने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। साथ ही चुलक्के, पंड्या, मैसूर के गंग राजाओं को भी हराया था। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कंदम की शुरुआत करी और तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में कराया था। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त करी। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक हुआ। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसार इसी शासनकाल में देखने को मिलता है। कंकोंड चोलमपुरम को चोलों की इस नई राजधानी बनाई इसने। इसके शासनकाल में चुलक्के शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया। वह बुरी तरह से हार गया और वह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र एकमात्र चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही इसने बंगाल के 5 शासकों को पराजित कर गंगकोड चोल की उपाधि धारण की। आगे चलकर चोल और बेंगी के चुलक्के के बीच विवाह संबंध बने और धीरे धीरे राजा कोलोत्तुंग के शासनकाल में बेंगी का क्षेत्र चुलक्के का अंग बन गया। चोल का अंग बन गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, चोल शासक में राजा अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी पहले से ही घोषित कर देते थे और अधिकांश चोल कालीन मंदिर शिव को समर्पित थे, जैसे कि राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित था। ठीक है, ये टॉपिक समाप्त होता है। दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव, चुलक्के, राष्ट्रकूट और चोल। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।